Good morning. Today is 7th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला ये आर्टिकल है, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू से लेके है, तो थोड़ा बेसिक्स जानेंगे इस आर्टिकल से हम और ये भी जानेंगे कि क्या कुछ आरबीआई ने कहा अपने इस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में। नीचे का जो आर्टिकल है वो काओ विजिलेंटिज्म को लेके है, तो एक प्रकार से काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें काफ़ी रिलीजियस टॉपिक है, काफ़ी एक प्रकार से पॉलिटिकल टॉपिक है, तो यूपीएससी में किसी काम का नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बीच का जो मेन आर्टिकल है आज फिर से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है, ये आर्टिकल लिखा गया है शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश की विजिट पे आ रही हैं, तो एक सरसरी नज़र डालेंगे इस आर्टिकल पे और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो रोजर फेडर के बारे में है। रोजर फेडर एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं, तो उनके बारे में काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है लेकिन मोटिवेशनल आर्टिकल आप इसे कह सकते हैं। तो ऐसा कहा गया इस आर्टिकल में कि 35 साल अब इनकी उम्र हो गई है, फिर भी ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि जीत भी रहे हैं, और क्यों ये फिर बताते हैं कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इस उम्र में खेलना। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सभी स्पोर्ट्स में जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी एक प्रकार से जैसे जैसे उनकी एज ज़्यादा हुई वैसे वैसे उनके खेल पर असर पड़ता गया। तो काइंड ऑफ मोटिवेशनल आर्टिकल्स है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो बीच का आर्टिकल, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को आपको पता है किसी भी मुद्दे पर 3 तरह के व्यूज डिस्कस किए गए जाते हैं, तो आज का जो आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस बारे में है कि क्या अफ्रीकन्स के खिलाफ में जो अटैक्स हो रहे हैं क्या वो नस्लीय अटैक्स हैं, क्या जो इंडिया है वो रेसिस्ट कंट्री है, तो इस प्रकार की बातें हैं। तीनों तरह के व्यूज से डिस्कस किए गए हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। ये दो जो छोटे आर्टिकल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में एक प्रकार से डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड डिस्कस किया गया है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स यानी एटॉमिक वेपन्स को बैन करने को लेकर कुछ डिस्कस किया गया है। तो ये सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से लेके, और सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक्स जानने की हम कोशिश करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आखिरकार होती क्या है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कोई भी जो भी अथॉरिटी होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है, जैसे कि आरबीआई हो सकता है या फिर करेंसी बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो इस प्रकार के कुछ टूल्स की सहायता से मनी की सप्लाई जो है वो उसको रेगुलेट करते हैं। और क्या उनके जहन में होता है जब वो ये कर रहे होते हैं, क्या लक्ष्य वो साधना चाहते हैं? देखिए, कई तरह के लक्ष्य वो साधना चाहते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, देश के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को एक प्रकार से बढ़ावा देना चाहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रकार से देश में बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें उनका लक्ष्य होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और मनी की सप्लाई को ये रेगुलेट करते हैं। और किन टूल्स की सहायता से मनी की सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है? ये काफ़ी सारे टूल्स हैं। ये देखिए, 2 तरह के टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। और करता कौन है? देखिए, हमारे देश में अब पहले तो गवर्नर थे, वो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करते थे, लेकिन अब 6 सदस्यीय एक पैनल है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है। तो इसमें से जो 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो नाम तो यूपीएससी नहीं पूछेगी। अजित पटेल, आर गांधी, जो मिचल पात्रा, रविंदर ढोलकिया और चेतन घाटे और पम्मी दुआ, नाम नहीं पूछेगी यूपीएससी। लेकिन हाँ, एक ये बात पूछ सकती है, अब सरकार ने ऐसा एक्ट बनाया था कि अब जो 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इनको एक प्रॉपर लक्ष्य दिया गया है कि आपको जो महंगाई है वो मेंटेन करनी है 2 से लेकर 6% के बीच में। यानी उनको यूं कहा गया था कि आपको महंगाई 4% के आसपास मेंटेन करनी है, लेकिन 2% नीचे या 2% ऊपर हो सकता है। तो एक प्रकार से ये कुछ बातें उनको कही गई थी। आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है, तो ये सब जो बातें हैं वो पूछ सकती है यूपीएससी प्रीलिम में। मेंस में ये सब बातें नहीं पूछी जाती। अब देखिए, 2 तरह के टूल्स होते हैं, टूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक होता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट टूल्स, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जैसे कि रेपो एंड रिवर्स रेट। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए कैसी सिचुएशन में जो आरबीआई है कैसी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाता है। अब देखिए, एज्यूम करके सोचिए कि मानिए कि अब एक प्रकार से रिसेशन चल रहा है। रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अभी बहुत ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी के अंदर में। रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में डिमांड कम हो जाती है, चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिसेशन है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास में पैसे नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए। लोगों के पास में पैसे नहीं है तो लोग चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं करेंगी चीज़ें, तो काइंड ऑफ ग्रोथ रुक जाती है, फैक्ट्रीज के उत्पादन रुक जाता है। तो सेंट्रल जो बैंक है उस टाइम पर इस प्रकार की पॉलिसी अपनाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, उसमें जो सिक्योरिटीज है वो बाय कर लेता है, या फिर क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशो। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये कैश रिजर्व रेशो का एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, कैश रिजर्व रेशो होता क्या है, इसका भी आपको बेसिक्स बताऊं तो देखिए, कस्टमर्स ना बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं, लेकिन बैंक्स अब उस पैसे को अपने पास में जमा करके नहीं रखता। बैंक्स उस पैसे से पैसा कमाने के लिए उस पैसे को दूसरी कंपनीज को, दूसरे इंडिविजुअल्स को लोन के रूप में दे देता है, लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट पे।
अब देखिए बात यूं आती है कि ये डर तो रहता है ना, बैंक इस बात को एज्यूम करता है कि सारे के सारे कस्टमर्स एकदम से पैसा निकलवाने नहीं आएंगे। यानी कहने का मतलब यूं है कि आरबीआई जो बैंक्स हैं वो यूं सोचते हैं कि कुछ जो कस्टमर्स हैं वो पैसा निकलवाने आएंगे, एक टाइम में सारे नहीं आएंगे, इसलिए हम लोन दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाय चांस आ गए बहुत ज़्यादा संख्या में जो कस्टमर्स हैं अपना पैसा निकलवाने, अगर बैंकों के पास में पैसा ना हो तो कैसी एक प्रकार से सिचुएशन आ जाएगी, तो हमारे देश की इकोनॉमी एक प्रकार से कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी एक प्रकार से इसका जो इफेक्ट होता है डोमिनो इफेक्ट होता है इसका। क्योंकि देखिए मान लीजिए कुछ कस्टमर्स गए बैंक्स में से पैसा निकलवाने और उनको पैसा नहीं मिला क्योंकि बैंक्स ने लोन के तौर पर दे रखा है, तो क्या होगा, एक प्रकार से जो अफवाहें हैं वो फैल जाती हैं कि बैंक्स के पास में पैसा नहीं है। फिर दूसरे कस्टमर्स भी एकदम से बैंक्स की तरफ भागते हैं कि जल्दी से बैंक फेल हो जाएगा, हम पैसा निकलवा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सीआरआर है, यानी आरबीआई बैंक्स को कहता है कि देखिए आप एकदम से सारा का सारा जितना आपके पास में पैसा है वो लोन के तौर पे ना दे दो, और अगर कुछ ऐसी खराब सिचुएशन आ जाए तो आप अपना कुछ पैसा है वो हमारे पास कैश की फॉर्म में जमा कराओ। उस चीज को कहते हैं सीआरआर। तो ये 4% मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे माने अगर 4% है तो बैंक्स की जितनी एसेट है बैंक यानी बैंक्स के पास में जितना पैसा है उसका 4% कैश की फॉर्म में बैंक्स को आरबीआई के पास में जमा करवाना पड़ता है। और लेकिन इसका कोई भी इंटरेस्ट जो आरबीआई है वो बैंक्स को नहीं देती। अब एग्जाम्पल मानते हैं, अब वो सिचुएशन क्या थी, रिसेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो अब बैंक्स क्या, आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर की रेट जो है वो कम कर देगा। तो क्या होगा, बैंक्स के पास में ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। क्योंकि जो बैंक्स पहले अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए हैं बैंक्स के पास में, मान लीजिए 1 लाख का 4% पहले 4,000 आरबीआई के पास में जमा करा रहे थे, अब इसे कम कर दिया गया तो 3.5% कर दिया, तो सिर्फ 3,500 आरबीआई के पास में जमा करवाने पड़ेंगे। 500 रुपए और ज्यादा बैंक्स के पास में रहेंगे। यानी कहने का मतलब है ज्यादा पैसे बैंक्स के पास में रहेंगे। अगर सीआरआर रेट कम हो जाती है तो ज्यादा पैसे रहेंगे तो वो ज्यादा लोन देंगे, ज्यादा लोन देंगे तो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोग अगर लोन ज्यादा लेंगे तो उनके पास में ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा बिजनेस स्टैब्लिश होंगे, डिमांड फिर से बढ़ेगी और रिसेशन दूर हो जाएगा। यही तो मकसद था। इस पॉलिसी को कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और उसका ठीक उलट होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसमें बैंक्स उल्टा करते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन चीजें कम हैं, तो इसमें बिल्कुल उल्टा करेगी आरबीआई। सीआरआर का सेम एग्जांपल लें तो सीआरआर की रेट बढ़ा देंगे, पहले 4% थी तो 5% कर दिया। अब बैंक्स को ज्यादा पैसा जमा करवाना पड़ेगा आरबीआई के तहत, आरबीआई के पास में, तो बैंक्स के पास में कम पैसा होगा, कम लोन देंगे तो एक प्रकार से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी और डिमांड जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा है जनता के पास धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो सिर्फ एक एग्जांपल है ये। इसी तरह से बाकी सारी चीजें डिस्कस की जा सकती है, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखिए एक और जो चीज हुई है, दो तरह के इनके पास में टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें आरबीआई किसी तरह का डायरेक्टिव बैंक्स को नहीं देती, लेकिन मोरल जैसे सुजेशन इसमें क्या करती है, इसमें एक प्रकार से ना जो आरबीआई है बैंक्स को एक प्रकार से सीधे तौर पर कह देता है कि आप या तो देखिए इंटरेस्ट रेट्स कम कर दीजिए या फिर बढ़ा दीजिए। करता कुछ नहीं है आरबीआई, एक प्रकार से अपने इन जो डायरेक्टली कुछ एक्शन नहीं लेता, लेकिन बस एक प्रकार से समझाने की कोशिश करता है बैंक्स को कि इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है कि हम आपको कह रहे हैं आप हमारी बात मान लीजिए। समझ गए, इसको कहते हैं मोरल सुएशन, बस समझा देना। अब देखिए अब क्या हुआ, इस आर्टिकल में क्या कुछ लिखा गया है। देखिए आर्टिकल अब कहता है कि पहला 2017-18 का पहला मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ और इसमें आरबीआई ने क्या किया, 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया रिवर्स रेपो रेट में। पहले रिवर्स रेपो रेट थी वो 5.75% थी, अब ये 6% हो गई है, तो 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया। रिवर्स रेपो रेट होती क्या है, जिस रेट पर आरबीआई बैंक से लोन लेता है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। और आरबीआई ने ऐसा किया क्यों, आरबीआई ने देखिए लिक्विडिटी को एक प्रकार से स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा किया। लिक्विडिटी क्या होती है, देखिए लिक्विडिटी ये होती है कि कितनी क्विकनेस से, कितनी जल्दी से कोई भी, देखिए पैसों को आप क्या करते हैं, कई फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास में कैपिटल होता है उसको कई फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, या तो इसको रियल एस्टेट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, इसकी जो स्टॉक्स है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको पैसे की फॉर्म में रख सकते हैं। तो अब बात यूं है कि आपके पास में जो कैपिटल अवेलेबल है, कितनी जल्दी आप उस कैपिटल से दूसरी चीजों को खरीद सकते हैं, तो वो चीज होती है लिक्विडिटी। अब देखिए डायरेक्टली आपके पास में पैसे हैं तो आप बहुत जल्दी दूसरी चीजों को खरीद सकते हैं, मार्केट में आप जाइएगा सीधे और चीजें खरीद लीजिए, कौन आपको रोक रहा है। तो पैसा जो होता है यानी कैश जो होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। उसके अलावा देखिए रियल एस्टेट, अब आपको मान लीजिए रियल एस्टेट, आपके पास का कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, यानी जमीन है, उसको आप इतनी जल्दी नहीं बेच सकते ना, आपको ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, तो ये बहुत कम लिक्विड होते हैं रियल एस्टेट।
जबकि स्टॉक मार्केट है दूसरे नंबर पर। मान लीजिए रियल एस्टेट से एक प्रकार से थोड़े ज़्यादा लिक्विड होते हैं, लेकिन पैसे से कम लिक्विड होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शेयर बेच दो तो आप T+2, ये एक रूल होता है स्टॉक मार्केट का, T+2 यानी टुडे, यानी आज अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई शेयर्स बेचे हैं, आपके पास में जो मौजूद थे, आपके जो अकाउंट होता है उसमें डीमेट अकाउंट में, तो 2 दिन के बाद में आपको पैसा मिल जाएगा। समझ गए? तो ये सारी लिक्विडिटी होती है, कितनी जल्दी आप अपने कैपिटल को यूज कर सकते हैं दूसरी चीजें खरीदने में। तो अब आरबीआई का ये कहना है कि हमने रिवर्स रेपो रेट है वो इसलिए एक प्रकार से इसमें इजाफा किया क्योंकि हमें लिक्विडिटी है वो स्टेबलाइज करनी है मार्केट से। अब नोटबंदी के बाद में जो लिक्विडिटी थी वो ज़्यादा ही थी और आरबीआई इसको कम करना चाहता था। अब देखिए इसके बाद में क्या है, आरबीआई ने नए लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स भी एक प्रकार से प्रपोज किए और गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए उन चीज़ों पर, और ये सब चीज़ें हैं। अब एक और जो बात सामने आ रही है कि आरबीआई के देखिए जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल किट है उसका सबसे बड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेके। जो इस साल का यानी अभी जो साल चल रहा है 2017-18 का जो सेकंड फिस्कल है उसमें जो इन्फ्लेशन है 5% तक बढ़ सकती है, और अगले साल भी काफ़ी दिक्कतें आरबीआई को आने वाली है 4% इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट मिला हुआ है। क्योंकि देखिए बातें ये है कि पिछले 2-3 साल से आपने देखा होगा कि जो तेल के दाम है, मिडिल ईस्ट से हम जो तेल खरीदते हैं उसके दाम काफ़ी कम थे, और जो कमोडिटी के प्राइसेस थे वो भी एक प्रकार से ठीक ठाक लेवल पे थे, इसलिए आरबीआई इन्फ्लेशन को मेंटेन कर पाने में एक प्रकार से सक्षम हो पाई। लेकिन अब ये जो दोनों लकी फैक्टर्स हैं आने वाले साल में कोई जरूरी नहीं है मेंटेन रहेंगे, और ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि तेल के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। और अब जीएसटी भी इंप्लीमेंट हो गया हमारे देश में, तो एक प्रकार से जीएसटी से क्या होगा, महंगाई ज़्यादा आएगी क्योंकि टैक्स जो है वो कम हो रहा है। तो शुरू में तो देखिए गवर्नमेंट को एक प्रकार से रेवेन्यू कम होगा, जनता को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो है ये पटरी पे आ जाएगी ये पूरी चीज़। तो इसकी जीएसटी की वजह से भी एक बार से जो महंगाई है वो एकदम से बढ़ेगी। देखिए और जो ग्रोस वैल्यू एडिड है उसके बारे में आरबीआई ने कहा 7.4% ये रहने वाली है 2016-17 में, कंपेयर टू मतलब 2017-18 का इन्होंने टारगेट दिया, कंपेयर टू 2016-17 में ये 6.7% थी। तो काफ़ी अच्छा खासा टारगेट दिया गया आरबीआई के द्वारा में, और गवर्नमेंट इससे काफ़ी प्रसन्न होगी ऐसा कहा जा रहा है आर्टिकल के द्वारा में। और देखिए आरबीआई की इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्यों है ग्रोस वैल्यू एडिड के बारे में, जिसके अनुसार ये 7.4% बता रहे हैं, जबकि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी कम बता रही हैं। तो काफ़ी सारे कारण हैं। ये कहते हैं कि देखिए वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिनेरियो काफ़ी अच्छा है, कंज्यूमर्स जो है अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हैं, रीमोनेटाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे पेस पे है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो भी बढ़ी है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी कम है। ये 4 कारण आरबीआई के द्वारा बताए गए हैं। अब जो अर्जित पटेल हैं गवर्नर है, उनके द्वारा में 4 एडवाइस दी गई गवर्नमेंट को। कौन कौन सी वो एडवाइस हैं? सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि देखिए जो बैड लोन्स हैं यानी एनपीएस हैं बैंक्स के, उनको जल्द से जल्द आप एक प्रकार से एड्रेस कीजिए। और इनके अनुसार देखिए आरबीआई भी अब एक न्यू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लाने वाला है इस महीने के एक प्रकार से बीचों बीच में 15 अप्रैल के आसपास, जिसमें वो बैड लोन्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी एडवाइस जो दी गई है, दूसरी राय दी गई है आरबीआई के गवर्नर द्वारा सरकार को कि आप देखिए कुछ पैसा दीजिए बैंक्स को ताकि वो भी आगे जाके लोन दे सकें और जो ग्रोथ रेट है वो आगे जा सके। काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बजट में सिर्फ 10,000 करोड़ देने का प्रावधान रखा, जो कि ऊँट में मुंह में जीरा है, काफ़ी कम ये है। और अभी भी ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी एक प्रकार से स्कोप है, जो रेट कट्स हैं वो और भी कम हो सकती हैं अगर जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनको करेक्ट कर दिया जाए। देखिए इसका क्या चक्कर होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स ना कौन सी होती हैं, जैसे ये राजीव गांधी इक्विटी योजना, या फिर मान लीजिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में चलाया था, इनमें ना सरकार इंटरेस्ट दे देती है 9.1% या फिर 9% के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इतना इंटरेस्ट रेट तो एफडीआई में भी नहीं मिलता। तो इससे नुकसान क्या होता है, जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है तो एक प्रकार से जो जनता है वो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराने के बजाय इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देती है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट हो नहीं पाता जनता के पैसे पे। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए कहते हैं कि स्मॉल सेविंग अकाउंट में ना बैलेंस होना चाहिए, इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होनी चाहिए इन जो स्कीम्स में, ताकि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट होता रहे वो करेंसी को रेगुलेट करते रहें और जितना मनी का सर्कुलेशन है वो उसको रेगुलेट करते रहें। और चौथी चीज़ जो मिस्टर पटेल के द्वारा कही गई, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए यूपी में जिस प्रकार से जो कर्ज माफ़ी की गई है, दूसरे स्टेट्स में इस प्रकार से कर्ज माफ़ी नहीं की जानी चाहिए। अब देखिए अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल शेख हसीना के द्वारा लिखा गया है। ये कहती हैं कि देखिए हमारे इस पूरे रीजन में, पूरे जो हमारा साउथ एशिया है, यहाँ पे गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है,
कई देश जो हमारे ये देश जो हैं साउथ एशिया के, वो पुअर्टी, गरीबी, माल न्यूट्रिशन और तमाम तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। और मिल बांट के यानी कोऑपरेशन से ही इन जो कुरीतियां हैं जैसे गरीबी, इनको दूर किया जा सकता है। फिर अपने फादर के बारे में ये बताती हैं। देखिए इस पूरे आर्टिकल में काइंड ऑफ ना हिस्ट्री डिस्कस की गई है। थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि क्या कुछ हुआ था 1970s के बाद में। ये देखिए, पहले मैप देख लीजिए आप। जब 1947 में विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो ये आज का जो ये बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। ईस्ट पाकिस्तान इसे कहा जाता था, ये वेस्ट पाकिस्तान होता था। और एक प्रकार से धर्म के नाम पे विभाजन हुआ था, ऐसी मांग की गई थी मुस्लिम लीग ने। हालांकि हमारे देश ने कभी इस बात को नहीं माना और सेकुलर कंट्री हमारा देश है। तो देखिए बात हुआ कि मुस्लिम्स यहाँ बांग्लादेश में भी थे और मुस्लिम्स वहाँ पाकिस्तान में भी थे। तो हुआ क्या, लेकिन कुछ ही दिनों में आज़ादी मिलने के बाद में 1947 के बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है, वहाँ के लोगों के खिलाफ में एक प्रकार से इनजस्टिस होना स्टार्ट हो गया। उनकी लैंग्वेज के खिलाफ में इनजस्टिस होता था, बंगाली लैंग्वेज थी उनकी, और जबकि पाकिस्तान जो मेन पाकिस्तान था यानी वेस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज को तवज्जो दी जाती थी। ऐसा आरोप लगा कि ईस्ट पाकिस्तान, बार बार मैं बांग्लादेश कहता हूं, यानी मतलब ईस्ट पाकिस्तान समझिएगा जब भी मैं कह रहा हूं इसको। देखिए ईस्ट पाकिस्तान में क्या था, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा में। तो एक प्रकार से ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ में सॉरी, और आज़ादी की मांग उठने लगी। और बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज आ गई कि 1970 में इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया ईस्ट पाकिस्तान में कि वहाँ पे एक प्रकार से जब इलेक्शंस हुए, मुजिबुल उल रहमान वहाँ के लीडर थे उस समय 1970s में, तो इतनी ज़्यादा सीट्स आ गई जो अवामी लीग पार्टी की वहाँ पे 1970 में कि वो पूरे पाकिस्तान में सरकार बना पाने में सक्षम थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उनको ऐसा मौका नहीं दिया, और ऐसा मौका नहीं दिया और एक प्रकार से डिटेन कर लिया मुजिबुल रहमान जो इनके शेख हसीना के फादर थे। तो एक प्रकार से उनको डिटेन कर लिया और म्यूटिनी स्टार्ट हो गई वहाँ पर, और काफ़ी ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया। तो वहाँ पे काफ़ी अत्याचार हुए बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ में, जिनोसाइड इसे कहा गया है, और काफ़ी रेप्स एक प्रकार से हुए और काफ़ी लोगों की जानें गई। तो काफ़ी इस सब जो ये अत्याचार हो रहा था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे अत्याचार हो रहा था पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा में, तो काफ़ी माइग्रेशन स्टार्ट हो गया हमारे देश के अंदर में। वहाँ से लोग भागकर हमारे देश के अंदर में आने लगे, यानी एक आंकड़े के अनुसार ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग वहाँ से हमारे देश के अंदर में आ गए थे। तो देखिए इतने सारे लोगों को खाना खिलाना और इतने सारे लोगों को एक प्रकार से एकोमोडेट करना, ये इंडिया के लिए मुश्किल था। फिर भी इंडिया का जो हमेशा एक प्रकार से सॉफ्ट पावर रही है, इंडिया ने इन सब लोगों को एक्सेप्ट किया। लेकिन एक लेवल के बाद में हमने पाकिस्तान को इंसिस्ट करना स्टार्ट किया कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए जो इंडिया पे है वो भार बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान ने नहीं माना, फिर इंडिया ने एक्शन लेना स्टार्ट किया। हमने कई तरह के एक्शंस लिए इस पूरी चीज़ के खिलाफ में, और एक प्रकार से हमने जो बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ में, जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, हमने वहाँ के जो एक प्रकार से लोग थे उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया, और आखिरकार हमने अपनी आर्मी भी भेजी पाकिस्तान उस ईस्ट पाकिस्तान में, और बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में हमारी अहम भूमिका रही। ये थोड़ा सा इतिहास है, और इस इतिहास को एक प्रकार की तारीफ कर रहे हैं इस पूरी आर्टिकल में। जो शेख हसीना है वो साफ साफ तौर पे कह रही हैं कि भारतीय सेनाओं की सहायता से हम आज़ाद हुए थे 1971 में। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए 1975 के आसपास में ना जो मुजिबुल रहमान है इनका असैसिनेशन हो गया था, यानी शेख हसीना की फैमिली का असैसिनेशन हो गया था। 18 फैमिली मेंबर्स इनके मारे गए थे। जो शेख हसीना और इनकी जो बहन है ये बच गए थे, क्योंकि ये थे एक प्रकार से फॉरेन में। ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं वैसे नॉलेज के लिए है, तभी जो स्लाइड्स हैं इसकी नहीं बनाई है। सुन लीजिए, कहानी समझने के लिए सही है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। और देखिए बात यूँ है कि फिर 1975 के बाद में जब असैसिनेशन हो गया शेख हसीना के फादर का, उसके बाद में मिलिट्री रूलर यहाँ पे आए, और 1996 में शेख हसीना कहती है कि 1996 में दोबारा से अवामी लीग सत्ता में आई, और शेख हसीना जो है यहाँ की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना ने काफ़ी सारे कदम उठाए भारत से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए, जैसे कि जो फरक्का बैरेज है उस पर एग्रीमेंट किया गया, और जो दूसरे एग्रीमेंट्स भी किए गए थे। और आज ऐसी स्टेज है कि हमारे रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ में काफ़ी अच्छे हैं, जो कि जब बांग्लादेश में मिलिट्री रूल था काफ़ी बेकार हो गए थे एक समय में। और फिर ये कहते हैं कि देखिए अब दोबारा से ये कहती हैं कि कुछ अभी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे तीस्ता का ये एग्जांपल देती हैं, और कहती हैं कि देखिए जो रिसोर्सेज हैं मैं मानती हूँ कि काफ़ी कम है, लेकिन मिल बांट के रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है ताकि एक प्रकार से गरीबी है जो पूरे रीजन से मिटाई जा सके। तो ये काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं शेख हसीना के द्वारा में।
और दोस्ती को एक रिवर की तरह बताती हैं। ये सब चीज़ें ऐसे में यूज हो सकती हैं। दोस्ती को कहते हैं कि रिवर्स की तरह है और ये बहती जाती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा था मैक्सिकन नोबल लॉरेट ओक्टावियो ने। तो बस यही कुछ है, नॉलेज के लिए ठीक है। अगला देखिए जो आर्टिकल है वो इस बारे में है, क्या जो इंडिया है वो रेसिस्ट कंट्री है। अटैक्स क्या है, काफ़ी तरह के अफ्रीकन नेशनल्स के खिलाफ में अटैक्स हुए और कुछ लोगों का कहना है कि ये नस्ली अटैक्स हैं, रेशियल अटैक्स हैं। और हमारे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में क्लैरिफाई किया कि ये जो अटैक्स अफ्रीकन नेशनल्स के खिलाफ में हो रहे हैं ये रेशियल अटैक्स नहीं हैं। तो 3 तरह के व्यूज़ इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। पहला है लेफ्ट जो राय आगे रखते हैं लेफ्ट की तरफ से वो है सैमुअल जैक, ये एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स के हेड हैं। राइट की तरफ से जो राय रख रहे हैं वो रख रहे हैं राकेश सिन्हा, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और सेंटर की तरफ से राय रख रहे हैं संजय श्रीवास्तव। ये देखिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट के बारे में सैमुअल जैक सबसे पहले कहते हैं कि देखिए कुछ अटैक्स जो हो रहे हैं अफ्रीकन नेशनल्स पे, यानी सभी अटैक्स नहीं लेकिन कुछ अटैक्स डेफिनेटली तौर पे एक प्रकार से रेशियल अटैक्स हैं, नस्लीय अटैक्स वो हैं। और ये कहते हैं अफ्रीकन लोगों को अपनी डेली लाइफ में इंडिया के अंदर में रेसिज्म सहना पड़ता है हर एक चीज़ में। डेली लाइफ का वो एग्जांपल्स देते हैं क्या, देखिए जैसे तो वीज़ा एक्सटेंड करने में 7 दिन लगते हैं, लेकिन जब हम एक्सटेंड करवाने जाते हैं तो 3 महीने तक का टाइम हमें लग जाता है। हम जब एकोमोडेशन लेते हैं यानी जो घर अगर किराए पे लेते हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें हमें आती हैं, हमें कोई घर देने को तैयार नहीं होता। आमतौर पर जो लोग हैं इंडियंस जो है फॉरनर्स को घर देना एक प्रकार से ज़्यादा फायदे का सौदा समझते हैं, लेकिन अफ्रीकन्स को तो फॉरनर में भी काउंट नहीं किया जाता। फिर ये कई चीज़ों को लिंक करते हैं सैमुअल जैक। ये कहते हैं कि देखिए इंडिया में ना सिर्फ ब्लैक कलर के खिलाफ में बल्कि कास्ट के खिलाफ में, और कुछ केसेस तो ऐसे सामने आए नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ भी एक प्रकार से इस प्रकार के रेशियल जो अटैक्स हैं वो हुए। फिर ये कुछ रेट्रिक भी यूज करते हैं, ये कुछ इस तरह की बातें कहते हैं कि देखिए अगर मानते हैं कि हम जो अफ्रीकन्स हैं तेज म्यूजिक चलाते हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए कुछ इंडियंस भी तो तेज म्यूजिक चलाते हैं, फिर अफ्रीकन्स को क्यों आइसोलेट करके देखा जाता है। स्मोकिंग की बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि जब इंडियंस स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब हम स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो फिर यूं कहा जाता है कि ये जो मैरिजुना पी रहे हैं या फिर ड्रग्स पी रहे हैं तो हमको क्यों आइसोलेट किया जाता है। क्या ड्रग्स की सारी जो समस्या है इंडिया के अंदर में क्या वो हमारे कारण है, अफ्रीका के कारण में है? नहीं, कतई ऐसा नहीं है। पंजाब में जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की वजह से है, गोवा में जो ड्रग्स की प्रॉब्लम्स हैं वो यूरोपियंस की वजह से भी है, रशियंस की वजह से भी है, तो फिर अफ्रीकन्स को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। परसेप्शन कैसी है? आमतौर पे इंडिया में ऐसी परसेप्शन है कि अफ्रीका जो है एक बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है, बैकवर्ड महाद्वीप है। और कुछ देश तो देखिए ये बाद में काउंटर करते हैं इस पॉइंट को, ये कहते हैं कि अफ्रीका के कुछ देश तो ऐसे हैं उनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंडिया से काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे एक मजबूत लोकतंत्र है और सोशल इंडिकेटर्स है अफ्रीका के कुछ देशों के वो इंडिया से भी अच्छे हैं। इंडिया से काफ़ी संख्या में इंडेंचर्ड लेबर गई थी इंडिया से अफ्रीका में काम करने के लिए। ये बात है महात्मा गांधी के समय की। और ये इंडेंचर्ड लेबर वैसे होती क्या है, स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री बुक में आपने पढ़ा भी होगा। देखिए वो लेबर होती है, ये आमतौर पे जब स्लेवरी ख़त्म हो गई थी ना 1865 के आसपास में, तो एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया था। यानी पैसे तो आपको मिलेंगे, लेबर को काम करने के पैसे तो मिलेंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल से पहले आप काम नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह का सिस्टम स्टार्ट हो गया था, इसको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर। और बाद में देखिए कहते हैं कि जो इंडिया है उनके लोगों पे भी काफ़ी ऑपरेशन हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा, और अफ्रीका में भी काफ़ी ऑपरेशन हुआ, इनको भी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया गया, इनका भी एक प्रकार से शोषण हुआ। तो जो इतिहास है वो दोनों एक प्रकार से इंडिया का और अफ्रीका का सेम है। और लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो कंडेम नहीं करती, क्रिटिसाइज नहीं करती इस तरह के अटैक्स को। ये कहते हैं कि देखिए एक प्रकार से चीज़ों को एड्रेस करने से पहले सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि ये प्रॉब्लम है। जब तक आप मानोगे ही नहीं जो इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं वो रेशियल अटैक्स है, तो फिर आप किस प्रकार से इस समस्या को एड्रेस कर पाओगे। तो ये सारे व्यूज़ लेफ्ट के व्यूज़ हैं। अब आते हैं राइट की तरफ में। ये देखिए ये कहते हैं कि जो अफ्रीकन्स के खिलाफ में अटैक हो रहे हैं वो सिर्फ एक प्रकार से स्पोडिक इंसिडेंट्स हैं और थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हैं। आमतौर पे जो अफ्रीकन्स हैं बिल्कुल शांति के साथ में हमारे देश में रहते हैं और काफ़ी टॉलरेशन है हमारे देश के अंदर में। और जो वायलेंस है वो रंग के कारण में नहीं हो रहा है, वायलेंस होने के काफ़ी दूसरे कारण हैं। जैसे कई बार देखिए एक प्रकार से जो है जो सेक्स जैसे चार्जेस लगते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरे आरोप लगते हैं अफ्रीकन्स पर। तो इस तरह के आरोपों के कारण एक प्रकार से जो वायलेंस होता है वो अफ्रीकन्स के कारण में होता है, जबकि रंग के कारण ऐसा वायलेंस नहीं होता है। और ये कहते हैं कि देखिए अब काफ़ी संख्या के में जो अफ्रीकन्स हैं वो भारत के अंदर में रहने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं।
तो काइंड ऑफ ये जो अटैक्स हैं वो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ कल्चर है, जो रहन सहन है अफ्रीकन्स का काफ़ी अलग है इंडियन से। तो जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो थोड़ा बहुत एक प्रकार से कन्फ्लिक्ट होना तो लाजमी है, इस तरह की ये बात कहते हैं। और ये कहते हैं कि देखिए 2-3 अटैक्स की वजह से पूरी सोसाइटी को एक प्रकार से रेशियल कह देना कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं होगी। जो भी अगर देखें कि कोई भी अगर सोसाइटी को आपको मेजर करना हो तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आपको मेजर करनी चाहिए। और जबकि भारत की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल अफ्रीकन्स के अगेंस्ट में नहीं है, बिल्कुल रेशियल नहीं है। ये फिर एग्जांपल देते हैं कि रेशियल अटैक्स होते क्या हैं। ये कहते हैं कि देखिए वेस्ट में जो इंडियंस के खिलाफ में कई बार जो अटैक्स होते हैं वो रेशियल अटैक्स होते हैं, और ऐसे अटैक्स अफ्रीकन्स के खिलाफ में भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि वो अटैक्स अनप्रोवोक्ड अटैक्स होते हैं। आप बिल्कुल ठीक ठीक जा रहे हो, जैसे अब यूएसए में हुआ यूएसए का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जो आंध्र प्रदेश के यानी तेलंगाना के जो थे अभी अशोक, जिनकी हत्या की गई थी एक अमेरिकन के द्वारा में, और पब में वो बैठे थे। तो इस तरह का जो अटैक्स होते हैं वो अनप्रोवोक्ड अटैक थे। वो सिर्फ बैठे थे और किसी ने कहा कि मेरी कंट्री से चले जाओ, बिना किसी एक प्रकार से प्रोवोकेशन के, बिना कुछ भी नहीं हुआ, ना बातचीत हुई, और सिर्फ एक रंग के आधार पर आपने यूँ कहा कि मेरे देश से चले जाओ। इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो होते हैं रेशियल अटैक्स, जबकि इंडिया में कभी भी इस तरह के अटैक्स कभी नहीं होते। फिर ये कहते हैं कि देखिए इंडिया में तो काफ़ी एक्सेप्टेंस है सभी कल्चर्स की ब्रिटिश टाइम से ही। 2-3 एग्जांपल देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए इंडिया में तो जब कांग्रेस का गठन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1888 में, और उसके बाद में भी काफ़ी तरह के जो थे फॉरेनर थे वो जो कांग्रेस के एक प्रकार से प्रेसिडेंट्स रहे। और दूसरी ये बात कहते हैं कि देखिए 1931 में एक सेंसस हुआ था जिसमें 24,000 ज्यूज थे हमारे इंडिया के अंदर में, और 1 लाख पारसीज थे। और पारसीज और जूस ने काफ़ी एक प्रकार से अहम भूमिका भी निभाई भारत को आज़ाद करवाने से ब्रिटिशर्स से। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो 72 जो डेलीगेट्स थे उसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, और जूस भी थे, पारसीज भी थे। और ये कहते हैं कि फिर देखिए निश्चित तौर पर जो क्लासेस हैं वो हो रहे हैं, दलित्स के खिलाफ में भी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ में भी होते हैं, लेकिन कतई आप इनको रेसिज्म नहीं मान सकते। सॉरी। अगला देखिए सेंटर का व्यू आता है। सेंटर के व्यू में ये कहते हैं कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है, इतिहास में हम काफ़ी एक प्रकार से टॉलरेशन हमारे अंदर में था, लेकिन हम इतिहास में ही जी रहे हैं और अभी की सिचुएशन पे हम ध्यान नहीं दे रहे। हम एक प्रकार से कंफर्ट महसूस करते हैं कि जो इतिहास में था, हिस्ट्री में जो हमारे देश की धारणाएं थी, वो धारणाएं आज भी व्याप्त हैं। लेकिन ये कहते हैं कि आज सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। और इवन वेस्ट में जहाँ 20वीं शताब्दी में जो रेसिज्म वेस्ट के अंदर में था, वो रेसिज्म बल्कि वेस्ट में कम हो गया है, लेकिन हमारे देश में बढ़ गया है। फिर उसके लिए कहते हैं उसके लिए स्कूल एजुकेशन की आवश्यकता है। एटलीस्ट जब तक आप बच्चों को पढ़ाओगे नहीं कि रेस क्या होती है, रेसिज्म क्या होता है, तो फिर बच्चों को क्या समझ में आएगा। और हॉस्टिलिटी हॉस्टिलिटी देखिए ये कहते हैं कि सिटीज़ के अंदर में स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के खिलाफ में जो हॉस्टिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर वो सेम बात कहते हैं कि पास्ट के कंफर्टेबल यानी पास्ट के कंफर्टेबल से हमें बाहर निकलना होगा और ये देखना होगा कि प्रेजेंट में क्या है। और आगे देखिए इस जो सेंटर के व्यू में कुछ बातें ऐसी हैं जो ऐसे में यूज हो सकती हैं। क्या लाइनें लिखी गई हैं, देखिए एक नोवेल लिखा था राल्फ एलिसन ने, काफ़ी एक प्रकार से अच्छी बातें हैं, ये अपने ऐसे में हम यूज़ कर सकते हैं। ये कहते हैं कि ये ब्लैक पर्सन थे, इन्होंने कहा कि देखिए मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिस मेरे में मांस भी है, हड्डी भी है, फाइबर भी है, लिक्विड्स भी हैं, ये सब चीज़ें मेरे अंदर में मौजूद है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे अंदर माइंड भी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है सिर्फ एक चीज़ के कारण में, क्योंकि जब दूसरे अपनी आंखों से मुझे देखते हैं तो उनको ब्लैक कलर प्रतीत होता है और मेरे शरीर का रंग है वो काला दिखता है, तो सिर्फ इसी वजह से मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये बातें हैं, काफ़ी एक प्रकार से ऐसी बातें हैं वो एग्जामिनर के कई बार मन को छू सकती हैं, दिल को छू सकती हैं। तो ऐसी बातें हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे होता है ना, जो ऐसे निबंध प्रस्ताव जो ये होते हैं, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, इसमें ये होता है कि कितने परस्यूएशन से, कितने फ्लो से, कितने डायमेंशन से आप जो टॉपिक जो पूछा गया है उसमें अपनी बात को एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हो। तो आपके अंदर में परस्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अब जो ये बात है ना, ये बात काफ़ी कुछ कह जाता है, किस तरह से उन जो अफ्रीकन्स के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन होता है पूरे वर्ल्ड में, ये जो पंक्तियां हैं वो काफ़ी कुछ बयां करती हैं। तो ये इसीलिए इस तरह की लाइंस है हमें हमेशा यूज़ करने चाहिए अपने ऐसे के अंदर में। लेकिन इनका यूज़ कई बार देखिए जीएस के आंसर्स में नहीं होता, जीएस में तो टाइम भी बहुत कम होता है, जितने ज़्यादा डायमेंशंस जल्दी जल्दी कवर करो जीएस में उतना अच्छा है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। डीक्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए 1994 में जस्टिस BL हंसरिया सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे, इन्होंने एक बात कही। इन्होंने एक केस चल रहा था, केस ये था कि देखिए एक रेप विक्टिम थी, एक ऐसी वुमन थी जिनका रेप हुआ था और
फिर उन्होंने, उस वुमन ने जिनका रेप हुआ था, सुसाइड करने की कोशिश करी। बाद में उस टाइम आईपीसी 309 के तहत में अगर कोई पर्सन सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ में ट्रायल चलता है। तो जिस वुमन का रेप हुआ वो उनको बचा लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें एक प्रकार से सुसाइड करने के अटैम्प्ट में उनके खिलाफ में ट्रायल चल रहा था। तो उस केस में इन्होंने कहा, जस्टिस BL हंसरिया ने, क्या हमारा ज़मीर जो है वो मर चुका है, कितना कुछ सहा है इस वुमन ने, फिर क्यों इनके खिलाफ में एक प्रकार से ट्रायल चल रहा है। केस का नाम है P. राथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है। उस जज ने सिर्फ एक ही वर्ड में इस पूरे केस को बयान दिया, ये तो साफ साफ तौर पर परसिक्यूशन है। तो अब देखिए, उस बात को 20 साल हो गए और अब सरकार के द्वारा एक नया मेंटल हेल्थ केयर बिल पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें सुसाइड करने का जो अटैम्प्ट अगर फेल हो जाता है तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था, पहले तो देखिए सेक्शन 309 था जिसमें ओपन ट्रायल होता था, 1 साल तक की सज़ा हो सकती थी या फिर फाइन भी हो सकता था। लेकिन अब नए बिल में सरकार ने मान लिया है केयर गिवर की भूमिका अब सरकार निभाएगी। यानी जो भी कोई पर्सन सुसाइड करने का अटैम्प्ट करता है और वो फेल हो जाता है तो सरकार यह समझती है कि अब उस पर्सन को एक प्रकार से केयर की आवश्यकता है और एक प्रकार से उसको इलाज की आवश्यकता है ताकि वो फिर से सुसाइड का अटैम्प्ट ना करें। इसके अलावा अब सरकार इस तरह के प्लान्स, डिजाइंस और दूसरी तरह के जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है फोकस करेगी जिससे सुसाइड्स या फिर अटेम्प्टेड सुसाइड्स हैं वो कम से कम हो। लॉ कमीशन ने भी ऐसा कहा था कि देखिए जो सेक्शन 309 है वो एक प्रकार से मॉन्स्टरस क्रिमिनलाइजेशन है और ये बिल्कुल ग्लोबल वेवलेंथ के हिसाब से ट्यून में नहीं है, इसे चेंज कर दिया जाना चाहिए। और अब जाके 20 साल के बाद पार्लियामेंट ने इसे चेंज कर दिया है। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, ज्ञान कौर की केस की बात होती है। ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है उसमें किसी भी पर्सन को राइट टू लाइफ तो है लेकिन राइट टू डाई कतई नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे समाज में, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखिए हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज में या किसी भी समाज में ये हो सकता है, आमतौर पे ऐसा होता है कि देखिए किसी भी जो व्यक्ति की जान होती है तो उस व्यक्ति की जान पे सिर्फ उसका हक नहीं होता, उसकी फैमिली का भी हक होता है। तो किसी भी फैमिली में मान लीजिए इकलौता कोई व्यक्ति है, कमाने वाला है, तो अगर मान लीजिए सुसाइड करता है तो वो सिर्फ उसका सुसाइड नहीं होगा, उसके पूरे परिवार का एक काइंड ऑफ सुसाइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत बुरी सिचुएशन से आने वाले समय में उसका परिवार जो है वो गुजरने वाला है। तो इसी वजह से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान कौर केस में ऐसा कहा था कि व्यक्ति का अपनी जान पे सिर्फ हक नहीं होता, बाकी लोगों का, उसके फैमिली मेंबर्स का और दूसरे जो मेंबर्स है सोसाइटी का, उनका भी हक होता है किसी व्यक्ति की जान पे। तो इसलिए राइट टू लाइफ डजंट इंक्लूड राइट टू डाई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए इंटरनेशनल जो केस है वो अभी कई देशों ने तो एक प्रकार से यूथनेशिया को भी अपना लिया है। एक प्रकार से केस है, ये याद मत रखिएगा, हमारा केस नहीं है, यूएस का केस है। ये कहते हैं कि देखिए जो नेवाडा एक प्रोविंस है यूएस के अंदर में, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा देखिए मैके वर्सेस बर्जिस्ट ये केस था और कहा कि देखिए जो रिस्पायरेटर है, यानी जो व्यक्ति एक प्रकार से अनकॉन्शियसनेस वेजिटेटिव स्टेट में है, वेजिटेटिव स्टेट कौन सी है होती है, अनकॉन्शियसनेस या फिर अनअवेयर कोमा जैसी स्टेज होती है। अगर ऐसी स्टेज में कोई जो पर्सन गुजर रहा होता है, अगर वो इस प्रकार से अपनी इच्छा प्रकट करता है कि उसे और दवाइयों की जरूरत नहीं है जिस पर वो जीवित रह रहे हैं, यानी ऐसा कहते हैं कि मुझे दवाइयाँ नहीं चाहिए, तो काइंड ऑफ ये सुसाइड नहीं है, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो एक प्रकार से दवाइयों को लेना बंद कर सकते हैं और ऐसा कानून के खिलाफ में नहीं होगा, इस तरह की बात की गई। बस यही है और कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि देखिए सुसाइड की डेफिनेशन पे भी विवाद है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला जो आर्टिकल है देखिए वो है एक प्रकार से एटॉमिक जो वेपन्स हैं उनको बैन करने को लेके एक मूवमेंट चल रही है और नेगोशिएशंस चल रही हैं। और इसमें क्या देखिए, इसलिए इनको बैन करना चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं पूरी मानवता को एक प्रकार से डिस्ट्रक्ट कर सकती है, नष्ट कर सकती हैं। और कुछ जो देश हैं, अभी फिलहाल क्या है, 9 कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कौन कौन से 9 कंट्रीज़ हैं, कई बार अगर कोई पूछ ले तो क्वेश्चन आया था, वैसे 2014 में आया था इसका प्रीलिम में। देखिए P5 में है यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, 5 देश तो ये हो गए। उसके अलावा 2 और हैं, इंडिया, पाकिस्तान, फिर इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इनके पास में 9 कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है और इनमें से कुछ लोग तो बाइकआउट कर रहे हैं इस पूरी नेगोशिएशंस जिस मुद्दे पर चल रहे हैं कि एटॉमिक जो यानी न्यूक्लियर वेपन्स या फिर एटॉमिक वेपन्स हैं इनको पूर्णतया एक प्रकार से इन पर बैन लगाया जाए। तो अब आर्टिकल कहता है कि एटलीस्ट देखिए, मान लीजिए इन एटॉमिक वेपन्स को अगर आप इलीगल घोषित नहीं कर सकते, मतलब इनको एक प्रकार से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड से इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इनको इलीगल कोडिफाई कर दीजिए ताकि इनका प्रोलिफरेशन है वो कम से कम हो।
और पहले कहते हैं कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कंट्रीज़ को लगता था कि न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण उन्होंने कर लिया तो वो अपनी सोवरेनिटी की रक्षा कर पाएंगे। लेकिन अब जो नैरेटिव है वो चेंज हो गया है। अब सबको पता लग गया कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के जो कंसिक्वेंसेज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होंगे, ह्यूमैनिटेरियन कंसिक्वेंसेज होंगे न्यूक्लियर वेपन्स को ना सिर्फ टेस्ट करने के बल्कि डिटोनेट करने के भी। करंट कैंपेन चलाया जा रहा है वो एक प्रकार से रिजल्ट है पिछले काफ़ी एफर्ट्स जो लगाए गए हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रकार से अब आज इतनी तरक्की हो गई है कि आज इस प्रकार से नेगोशिएशंस हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे कहते हैं कि 1996 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा में एक प्रकार से एडवाइजरी ओपिनियन दी गई थी कि आप इस प्रकार की कोई ट्रीटी या इस प्रकार की कोई नेगोशिएशंस कीजिए जिसमें से एटॉमिक वेपन्स को पूर्णतया उन पर बैन लगाया जाए। तो ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक था एक प्रकार से जो आज मूवमेंट चल रही है उसको बनाने में। इस पूरी घटना का अहम योगदान था 1996 की, और कई सारी घटनाएं भी हैं जिनका ये जिक्र करते हैं। तब जाके आज की स्टेज हाई है जब नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेकिन ये कहते हैं 1996 का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का था एक प्रकार से जो ओपिनियन था वो स्प्लिट था। स्प्लिट कैसे था? कुछ जजेस ने कहा था कि देखिए इलीगल पे वो कमेंट नहीं करना चाहते, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता है, इस पर भी एक प्रकार से उन्होंने संशय रखा था। और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा संख्या में ड्राफ्ट पेश किए गए, कन्वेंशंस की गई, रेजोल्यूशन पास किए गए जनरल असेंबली के अंदर में कंप्लीट प्रोहिबिशन के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 कॉन्फ्रेंसिस थी, उनका भी एक अहम योगदान था एक प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट को रोकने के लिए। सबसे जो लास्ट वाली है वो वियना में हुई थी। इसमें एक प्रकार से 150 देशों ने भाग लिया था और यूएन ने भी भाग लिया था। इसके अलावा 1975 में जो बायोलॉजिकल आर्म्स है उन पे बैन लग गया, केमिकल वेपन्स पे बैन लग गया, एंटी पर्सनल लैंडलाइंस पे भी बैन लग गया। और जो नेक्स्ट राउंड्स की अब बातचीत हो रही है एटॉमिक वेपन्स को बैन करने के लिए वो लेट जून में होगी। और एक प्रकार से क्या इसका स्कोप होना चाहिए, कितनी इस ट्रीटी की एक प्रकार से रिचनेस होनी चाहिए और कितने ज़्यादा रेटिफिकेशंस की आवश्यकता है इस पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए वर्ल्ड से, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।